प्रिय विद्यार्थियों एवं सम्मानित श्रोतागण, आप सभी को भी मेरी ओर से सुप्रभात, नमस्कार, प्रणाम एवं स्वागतम। बीएससी भाग द्वितीय के समस्त विद्यार्थियों का आज के व्याख्यान प्रस्तुतिकरण में हार्दिक अभिनंदन। प्रिय विद्यार्थियों, विगत व्याख्यानों में हम ऊष्मागतिकीय द्वितीय के प्रश्न पत्र तृतीय के भौतिक रसायन के इकाई द्वितीय के विषय कार्नोट चक्र पर हम विस्तार से चर्चा कर रहे थे, आत्ममंथन कर रहे थे। प्रयुक्त आज का शीर्षक कार्नोट चक्र, जो बीएससी भाग द्वितीय के प्रश्न पत्र तृतीय के इकाई द्वितीय से ऊष्मागतिक द्वितीय के रूप में हमने लिया है, चुना है। इसके प्रमुख अभिघटितों को हमने विगत व्याख्यानों में हमने विस्तार से चर्चा की थी, जिसमें एक कार्नोट चक्र का निर्माण होता है, जिसमें ए से लेकर बी तक जो है समतापीय प्रसार और बी से लेकर के सी रुद्धोष्म प्रसार, सी से लेकर डी तक जो था समतापीय संपीड़न और डी से लेकर के ए तक रुद्धोष्म प्रसार के रुद्धोष्म संपीड़न के रूप में हमने विस्तार से चर्चा की थी। और प्रयुक्त कार्य के मान हमने विभिन्न पदों में हमने प्रयोग में लिए थे, परिकलित किए थे। कुल किए गए कार्य का मान प्रिय विद्यार्थियों समीकरण नंबर 11 के द्वारा जो है प्रस्तुत किया गया था, परिकलित किया गया था। और आगे हम जो है V2/V1 और V3/V4 के मध्य क्या गुणात्मक संबंध होता है, इसके लिए हमने जो है एक महत्वपूर्ण समीकरण जो है रुद्धोष्म प्रकरण की जो है बी से लेकर सी तक और डी से लेकर के ए तक जो है हमने परिकलित की थी। और हमने ये प्रतिपादित किया था कि V2/V1 और V3/V4 जो है आपस में जो होता है बराबर होता है। समीकरण नंबर 15 में आप देखेंगे समीकरण नंबर 11 का मान जो है प्रतिस्थापित करते हैं। प्रतिस्थापित करने पर आप देखेंगे हमारे पास में जो समीकरण प्राप्त होती है W बराबर RT2 ln V2/V1 माइनस RT1 ln V2/V1 क्या होता है। R यहाँ भी है, ln V2/V1 यहाँ भी उपस्थित है, ln V2/V1 यहाँ भी उपस्थित है। इसको हम कॉमन लेते हैं तो अंदर जो कोष्ठक के अंदर की जो राशि प्राप्त होती है वो T2 माइनस T1 की प्राप्त होती है। इसको हम समीकरण नंबर 16 कहते हैं। समीकरण नंबर 16 में समीकरण नंबर जो है 6 का भाग देते हैं। समीकरण नंबर 16 में W होता है प्लस W1 जो है आप देखेंगे समीकरण नंबर 6 में सन्निहित है। ये W1 जो है Q2 के बराबर भी होता है। आप देखेंगे R ln V2/V1 कोष्ठक के अंदर वाली जो राशि है T2 माइनस T1 की होती है। R T2 ln V2/V1 के बराबर होती है। R से R निरस्त होगा, ln V2/V1 से ln V2/V1 निरस्त होगा। और हमारे पास में जो शेष राशि बचेगी W प्लस W1 बराबर T2 माइनस T1/T2 क्या होगा। इसको समीकरण नंबर 17 जो है इसको द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, चिन्हित किया जाता है। प्रिय विद्यार्थियों समीकरण नंबर 10 हमारे पास में जो है W बराबर Q2 माइनस Q1 क्या होता है। इस मान को हम यहाँ पर प्रतिस्थापित करेंगे तो ईटा बराबर W प्लस W1 के W1 बराबर समीकरण नंबर 6 से जो है Q2 के बराबर होता है। और W बराबर जो है Q2 माइनस Q1 जो है समीकरण नंबर 10 से प्रतिस्थापित करते हैं। Q2 माइनस Q1/Q2 बराबर T2 माइनस T1/T2। एक बेहतरीन रिजल्ट, एक बेहतरीन परिणाम जो है हमें प्राप्त होता है। इसी से जो है अगला वाला जो है शीर्षक जो है कार्नोट चक्र का बनता है, जिसको जो है ऊष्मा इंजन की दक्षता ये ईटा कहा जाता है। समीकरण नंबर 18 से आगे हम इसको जो है हल करते हैं। आगे हल करने पर हम देखे हैं T2 माइनस T1/T2 जो अनुपात है इसका मान जो है इकाई से कम होता है। T2 माइनस T1/T2 जो है आप देखेंगे प्रिय विद्यार्थी W जो है Q2 के बराबर भी होता है। और W का मान जो इसको हल करेंगे आगे हल करने पर W का मान जो है Q2 से कम होता है। इससे एक बहुत ही उपलब्ध वाला परिणाम जो है हमें प्राप्त होता है। इससे हमें यह सिद्ध होता है कि जब Q2 का मान W से ज़्यादा हो रहा है, इसका मतलब जो ये इसका अर्थ ये हुआ कार्नोट चक्र का, जब ऊष्मा इंजन को ऊष्मा स्रोत से जब जोड़ा जाता है, जोड़ने के पश्चात में जो है अवशोषित ऊष्मा Q2 जब ऊष्मा इंजन ऊष्मा स्रोत से लेता है और W कार्य को संपादित करता है। संपादित करने के पश्चात शेष ऊष्मा जो है सिंक को उत्सर्जित की जाती है। इसे कार्नोट इंजन की जो है दक्षता कहा जाता है। पुनः कार्नोट इंजन की दक्षता को अलग अलग
कई तरह से हम इसको सुपरिभाषित कर सकते हैं। अगले वाला शीर्षक जो है समीकरण नंबर 18 से निकल करके आता है। इसमें हमने अंतिम जो हमारे पास में जो राशि है T2 माइनस T1/T2 को चुना है। T2 माइनस T1/T2 जो है इकाई से कम होता है, और हमें यह भी पता है T2 माइनस T1 जो T2 जो है ये W/QT के बराबर भी होता है। इसको हम यहाँ पर प्रिय विद्यार्थी हल करेंगे। हल करने के पश्चात में Q2 का मान W से जो है ज़्यादा होगा। इससे ये सिद्ध होता है, इससे ये प्रमाणित होता है कि जब ऊष्मा इंजन ऊष्मा स्रोत से प्लस Q2 ऊष्मा को अवशोषित करता है, W कार्य को जो है संपादित करता है, W कार्य जो संपन्न होता है, शेष ऊष्मा जो है ऊष्मा इंजन सिंक को आप देखेंगे उस स्थानांतरित करता है, उत्सर्जित करता है। सैद्धांतिक भाषा में इसी को ही जो है ऊष्मा इंजन की दक्षता कहा जाता है, अर्थात इसे ईटा के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। इसको एक अन्य शब्दों में यूं भी सुपरिभाषित किया जा सकता है कार्नोट इंजन की दक्षता को, कि जब ऊष्मा इंजन ऊष्मा स्रोत से जब प्लस Q2 ऊष्मा को अवशोषित करता है, W कार्य का निष्पादन करता है, निष्पादित कार्य में अवशोषित ऊष्मा का भाग दिया जाए, उसे विभाजित किया जाए, तो प्राप्त जो राशि है उसे कार्नोट इंजन की दक्षता कहा जाता है। इसको ईटा के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। ब्रह्मांड में ईटा का मान, दक्षता का मान, किसी भी वस्तु का मान जो है वो इकाई अथवा 100%, 100% नहीं हो सकता। कुछ विशेष परिस्थितियों में जो है दक्षता का मान जो है इकाई हो सकता है। आने वाले व्याख्यान, लेकिन ये एक ट्रू फैक्ट्स है, इसमें कोई दो राय नहीं है। कटु सत्य है कि ब्रह्मांड में दक्षता का मान जो होता है वो इकाई से जो है कम होता है। इन विभिन्न गणितीय पहलुओं, गणितीय मानों, कार्य, ऊष्मा से ये प्रमाणित होता है, ये वेद्यता होती है, ये सिद्ध होता है कि ब्रह्मांड में वो किसी भी चीज़ के लिए, वस्तु के लिए, किसी भी तंत्र की जो दक्षता का मान है वो इकाई नहीं हो सकता, 100% नहीं हो सकता। दक्षता का मान जो है इकाई से कम होता है। इन विभिन्न गणितीय मानों के आधार पर जो है आने वाले व्याख्यानों में प्रिय विद्यार्थी हम दक्षता से संबंधित विभिन्न गणितीय मानों को जो है हम परिभाषित करेंगे, और सैद्धांतिक मानों का और गणितीय मानों के मध्य क्या गुणात्मक संबंध होता है कार्नोट इंजन की दक्षता का, ऊष्मा इंजन की दक्षता का, इसके आने वाले व्याख्यानों में हम इस पर अपना व्याख्यान प्रस्तुत करेंगे। कोटि कोटि धन्यवाद, आभार।